नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एयर राइफल्स के बारे में पूरी नॉलेज दे दूंगा। खरीदने से लेकर सेफ्टी, यूजेज, लीगल प्रिकॉशंस सब कुछ आपको इस डिटेल्ड गाइड में बता दूंगा। इस वीडियो में राइफल्स को कवर करेंगे सिर्फ, और हम डिस्कस करते हैं कौन सी टाइप की एयरगन एक बिगिनर को लेनी चाहिए। फिलहाल अभी 3 टाइप के मैकेनिज्म्स मार्केट्स को डोमिनेट करते हैं, वो है पीसीपी, स्प्रिंग पिस्टन और CO2। उसमें भी स्प्रिंग पिस्टन्स में 2 सब टाइप्स होते हैं, मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। इन तीनों में यूजुअली स्प्रिंग पिस्टन बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें गैस या CO2 सिलेंडर खरीदने का अलग से झंझट नहीं रहता। स्प्रिंग पिस्टन के अंदर भी आपको 3 टाइप्स मिलेगी, ब्रेक बैरल, अंडर लेवर और एक साइड लेवर जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है हाथ में। अंडर लेवर्स और साइड लेवर्स यूजुअली आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे मार्केट पे, इसलिए ब्रेक बैरल ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा चीप है और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। इनको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। पीसीपी और CO2 महंगे रहेंगे और उसके साथ साथ का आपको सामान भी खरीदना पड़ता है, जैसे पंप और कैनिस्टर, पर इनकी एक्यूरेसी हमेशा सिंपल स्प्रिंग पिस्टन से बेटर रहेगी। पीसीपी एयरगन्स कम्पिटिटिव शूटिंग के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि वो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी देंगी, पर हम उसकी आज यहाँ बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ हॉबी शूटिंग की बात करेंगे। आज हम सिर्फ स्प्रिंग पिस्टन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होती है बिगिनर्स के लिए। अब हम बात करेंगे उन एस्पेक्ट्स के बारे में जो शूटिंग को इतना यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं, जो हमारी एक रेपिटेटिव सी साइकिल बन जाती है, कॉकिंग, लॉकिंग, शूटिंग वाली। और जो आप साइट्स पे फोकस करते हो बहुत इंटेंसली, उससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फोकस बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। हल्की सी एक्सरसाइज भी हो जाती है शूटिंग करते समय। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी खुद की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ आपकी सारी टेंशन चली जाती है मेडिटेशन की तरह। शूटिंग बाकी स्पोर्ट्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये आपको एक अलग सी किक देगा और आप इससे कभी बोर नहीं होगे, ये मैंने नोटिस किया। चलिए अब बात करते हैं राइफल कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे। खरीदने का पहला स्टेप होगा अपनी सबसे पास की सारी शॉप्स को विजिट करो। वो आपको कभी कभी ट्राई भी करने देंगे। वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है, ऑफलाइन शॉप्स आपको अक्सर बहुत ओवरचार्ज करेंगे, इसलिए हमेशा अपनी रेट्स को आप कंपेयर कर लिया कीजिए खरीदने से पहले, अगर आपको लॉजिस्टिक्स का रिस्क नहीं उठाना तो। ऑनलाइन वेंडर्स आपको यूजुअली ओवरचार्ज नहीं करते, कि आप उनके रेट्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली इनविंसिबल वन और यूनाइटेड शॉट को रिकमेंड करूँगा, उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। मैं पर्सनली इनविंसिबल वन को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनकी आफ्टर सेल्स काफ़ी अच्छी है और उनकी वेबसाइट पर COD की भी सुविधा है। आपको रीज़नेबल प्राइस पे सब कुछ मिल जाएगा, पर ऑफलाइन के पास हमेशा ये एडवांटेज होगा कि आपको इंस्टेंटली अपना सामान मिल जाएगा और आपको वेट नहीं करना पड़ता। मैं हमेशा एडवाइस करूँगा, आप अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए और सारी कस्टमर रिव्यूज़ देखने के बाद ही कुछ लीजिए। किसी भी राइफ़ल के बारे में यूट्यूब पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम लोग प्राइस और बजट रेंज की बात करेंगे। स्प्रिंग पिस्टन की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा 5 to 7 के यूजुअली बिगिनर एयर राइफल्स का प्राइस रहता है, 7 to 10 के मिड रेंज एयर राइफल्स का प्राइस रहता है, 11 to 14 के प्रीमियम एयर राइफल्स का प्राइस रहता है। 14 to 17 के में आपको यूजुअली हाई एंड वाली राइफल्स या न्यू रिलीजेस मिलती है, और 20 के में इम्पोर्टेड वाली। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो उससे अच्छा पीसीपी ले लो 20 के में। 5 से 7 हज़ार की रेंज में आपको बेसिक सी एयर राइफल मिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे वाले टाइप के मॉडल्स। इनको लोकल या देसी एयर राइफल भी बुलाते हैं। अगर इनकी पावर की बात करें तो यूजुअली 8 to 10 फुट पाउंड्स के आसपास एवरेज में रहेगी, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्यूरेसी भी आपको ठीक ठाक दे देंगे, पर इनकी मशीनिंग और इनकी फिनिश अपनी प्रीमियम नहीं लगेगी आपको। इनमें से चीपेस्ट स्टार्टिंग एयर राइफल होगी HDB-35 जो मेरे पास है। उसके मैंने पूरे रिव्यूज़ चैनल पर निकाल रखे हैं, और ब्रांडेड में सबसे चीपेस्ट तो यही पड़ेगी। इससे भी चीप ऑप्शंस आते हैं, पर आपको यूजुअली वो स्मूथ बोन में मिलेंगी और फुल साइज़ की नहीं होंगी। अगर मिड रेंज एयर राइफल्स की बात करें तो HDB रॉयल काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। सिंथेटिक स्टॉक में आता है, एक स्प्रिंगर है बाय द वे, और 8 to 9 की रेंज में मिल जाना चाहिए। ये वाली टाइप की एयरगन मेरे पास भी है। इसे एयर कार्बाइन बोलते हैं, आर्मर स्पोर्ट्स ने बनाई है। इसको आर्मर कार्बाइन बोलते हैं। ये एयर राइफल और एयर पिस्टल के बीच का इंटरमीडिएट होता है। इसकी पावर भी इंटरमीडिएट लेवल पे ही होती है, एयर पिस्टल से ज़्यादा पर एयर राइफल से कम। दिखने में तो बिल्कुल कड़क है, कॉम्पैक्ट भी है, और 8 से 10 हज़ार के बीच में आपको मिल जानी चाहिए ये वाली। ये आपको नाइट्रो पिस्टन मैकेनिज्म में 5 फुट पाउंड्स की एनर्जी देगा अप्रॉक्स। और एक और बड़ी ऑप्शन होगा आपके पास SX या VX सीरीज़ वाली प्रेसीहोल की एयरगन्स। एज अ बिगिनर एयर राइफल एक काफ़ी बैलेंस है और काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन भी है ये मार्केट में। इन तीनों के अलावा आपके पास एक और चॉइस होती है वैसे, सेकंड हैंड एयरगन्स लेने की। ताकि आप डील्स ना मिस करें, सारी एयरगन से रिलेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लीजिए और हमेशा उनको छानते रहिए। कभी कभी सेकंड हैंड NX-200 या HDB स्नाइपर्स आ जाती है सेल। अगर आपको शिपिंग वगैरह का रिस्क नहीं उठाना है तो फेसबुक मार्केट प्लेस भी अच्छा ऑप्शन है, उस पर कभी कभी लिस्टिंग्स आ जाती है एयर राइफल्स की। मिड रेंज एयर राइफल्स में ट्रिगर की सेफ्टी इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यही मॉडल्स को चूज़ करें जिनमें सेफ्टी हो। अब इस स्ट्रेच में हम लोग प्रीमियम और हाई एंड एयर राइफल्स को कवर कर लेंगे। इसमें से गैस रैम टेक्नोलॉजी या नाइट्रो पिस्टन में आपको 2 बहुत ही बड़ी ऑप्शन मिलेंगे, जो है NX-200 और HDB स्नाइपर। गैस रैम में आप एक कंप्रेस्ड नाइट्रोजन सिलेंडर एक स्प्रिंग की तरह यूज़ करते हो। गैस रैम की वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं।
पर स्कोप डैमेज को लेके इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे मिस्टेक्स वाले पार्ट में। और इनमें से आपको एक प्रीमियम स्प्रिंगर का भी ऑप्शन मिलता है, एच डी बी ज़ेना, ये भी बहुत वेल नोन मॉडल है। अगर हम हाई एंड राइफल्स की बात करें तो फिर एच डी बी पैंथर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अंडर लेवल मैकेनिज्म में आता है। इसकी लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी अनबीटेबल है क्योंकि इसका बैरल स्टेशनरी रहता है। पावर इसकी 13 फुट पाउंड रहेगी, काफ़ी पावरफुल है और इसमें आपको एक बढ़िया मक्खन सा 2 स्टेज ट्रिगर मिलेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और हाई एंड एयर राइफल्स में एक काफ़ी प्रीमियम ऑप्शन आता है, NX200 अथीना अल्टीमेट। ये एक बहुत ही लाइट वेट एयर राइफल है, सिर्फ 3 kg की है ये वैसे। कंपेयर टू पैंथर जो 4 kg की है, आपको इतनी जल्दी थकाएगी नहीं है। जैसे कंपनी बोलती है, इसमें आपको एक वर्ल्ड क्लास 2 स्टेज ट्रिगर मिलेगा और थंब सेफ्टी मिलेगी। इसका प्लेसमेंट बहुत कन्वीनियंट है। 20K के ऊपर इंपोर्टेड मॉडल्स आते हैं और इससे अच्छा मैं तो बताऊंगा कि अब PCB ही मंगवा लो। पर सबसे इंपॉर्टेंटली, इससे पहले आप गन खरीदे, सर्टेन रूल्स होते हैं शूटिंग के, जिसको बोलते हैं 4 लॉज ऑफ गन सेफ्टी, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये लॉज नॉन नेगोशिएबल होते हैं, इनका वायलेशन आपको बहुत खतरे में डाल सकता है। हर वेपन को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो लोडेड हो। कोई भी टाइप की गन हो, आपको हमेशा अपना मज़र किसी सेफ डायरेक्शन में पॉइंटेड रखना चाहिए और हमेशा माइंडफुल होना चाहिए कहाँ पॉइंट कर रहा है। जब तक आप शूट करने को रेडी ना हो, अपना ट्रिगर फिंगर कभी भी ट्रिगर पे ना रखिए। कुछ गन्स का ट्रिगर बहुत हल्का होता है और उससे गोली चल जाती है और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है इससे। अब देखिए, एयरगन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी बहुत नेसेसिटी होती है। आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट के पीछे क्या हो, क्योंकि ओवर पेनिट्रेशन से पीछे जाके किसी को लग सकती है, इसलिए हमेशा एक सॉलिड बैक स्टॉप होना चाहिए। चलो, सेफ्टी की बात सब खत्म, अब लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ताकि आप फंसे ना इसके कारण। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, क्या आपको लाइसेंस चाहिए एयर राइफल्स के लिए? वेल, डिपेंड करता है, अगर पावर 20 जूल से नीचे हो और कैलिबर 177 हो तब नहीं। अब बात करते हैं .22 कैलिबर की। इसका मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, आर्म्स एक्ट 2016 के अकॉर्डिंगली .22 कैलिबर बैन हो चुका है। इसकी सेल्स और इसका यूजेज प्रोहिबिटेड है। और इस लॉ में हमें कोई प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं कि जिनके पास पहले से ही .22 कैलिबर की एयर राइफल पड़ी हो वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। काफ़ी लोगों ने इस पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया है ऑनलाइन। फ़िलहाल हम इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। एज अ बिगिनर आप .22 लेने की गलती ना करें तो ही अच्छा होगा, टू स्टे ऑन दिस सेफ साइड। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, आप इस राइफ़ल के साथ ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एयर राइफल्स का दुरुपयोग करोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। हर एयर गन को असली राइफल की तरह ट्रीट करना होता है और कभी भी एयर राइफल को खुले में लेके घूमना नहीं चाहिए और ब्रांडिश नहीं करना चाहिए, उससे आप बहुत बुरा फंस सकते हो। और अगर स्टोरेज की बात हो तो बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए एट ऑल कॉस्ट्स। बच्चों को ऑफन ये खिलौना लगती है और एक दूसरे को मार देते हैं, उससे जान चली जाती है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। एयर राइफल्स इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लीथल होती है। अब मैंने इस पर टेस्ट भी बनाया, वो भी देख सकते। खुद आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए और जो लोग वेपन के साथ फेमिलियर ना हो उनको सुपरविजन के बिना नहीं देनी चाहिए कोई वेपन। और बच्चों को भी सुपरवाइज़ करना चाहिए अगर दे रहे हो तो। चलिए, अब जो लीगल इश्यूज़ की महाभारत ख़त्म हो गया, हम एक्चुअली शूट करना सीखते हैं। चलिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा इस एयर राइफल को हम लोड कैसे करें। .177 का छर्रा लीजिए, हेड सामने फेस करना चाहिए, जिस हॉलो हिस्सा आपको फेस करना चाहिए उसे स्कर्ट बोलते हैं। अपनी राइफ़ल को अपने हिप के बीच में टेकिए। पेट और थाई के बीच में पेल्विस वाली एरिया में आपको टाक देना चाहिए, वहाँ पे एंकर हो जाता है सेफली। कभी भी किसी अनस्टेबल एरिया पे ना रख के कॉक कीजिए, फिसल सकता है और आपका बैरल अचानक से बंद हो जाएगा, आपकी गन डैमेज हो सकती है। अब हम एंकर करके इसे सेफली कॉक करते हैं। अगर आपके लिए स्प्रिंग टेंशन ज़्यादा हो तो आप दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। पहले पहले आपको ज़्यादा ही लगेगी, पर आगे जाके आपके मसल्स को आदत हो जाती है। अब इसको पूरा दम लगा के नीचे की तरफ कॉक कर दीजिए और तब तक करना है जब तक आपको क्लिक करके आवाज़ नहीं आती और बीच में कभी नहीं छोड़ना। उसके बाद अपनी .177 की पैलेट डाल दो। हॉलो साइड आपको फेस करना चाहिए हमेशा। पैलेट को ब्रीच में डालते समय कभी भी अपने नाखून से ना डालिए, हमेशा अपने अंगूठे के सॉफ्ट साइड से ही डालिए, क्योंकि अगर आप नाखून यूज़ करेंगे तो पैलेट की स्कर्ट का शेप चेंज हो जाता है और आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। चलिए, अब मैं आपको एम करना सिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक रियर साइड दिख रहा होगा अपर्चर, ये वाला, और फ्रंट साइड जो सामने वाला है इस पर मैंने फोकस किया है। इसमें से आपको इनको अलाइन करना होता है ऐसे। इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरह बैठना चाहिए बिल्कुल। अब जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा। अगर आपको पीप साइट एम करना है, जैसे ये वाली टाइप की साइट, आपको वो भी सिखा दूंगा मैं। ये जो रियर अपर्चर होता है, इसको आपको बस फ्रंट पोस्ट के साथ ऐसा अलाइन करना होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार आपको फोकस करना होता है। और अगर पीप साइट से मारना हो तो
अभी मैं आपको ट्रिगर ऑपरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। दबाते समय हमेशा अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना चाहिए, उसके सॉफ्ट पैडिंग एरिया को। जॉइंट से ट्रिगर ना दबाइए और दबाते समय हमेशा धीरे एक स्लो प्रेस देना चाहिए उसको। ऐसे धीरे से बिल्कुल आराम से दबाना चाहिए ट्रिगर। ऐसे अगर आप जर्क करोगे, ऐसे स्लैप करोगे ट्रिगर को ऐसे, तो उससे आपका शॉट प्लेसमेंट हिल जाता है। जितना ट्रिगर का वेट होगा उतनी गन शेक करेगी लास्ट मोमेंट पे ट्रिगर दबाने से पहले, क्योंकि आपको जितना दम लगाना, आपकी मसल्स उतना कांपती है ऐसे ऐसे करके। और अगर आपकी ट्रिगर टेक्निक अच्छी नहीं होगी, आपका मोमेंट, आपका जो निशाना होगा वो लास्ट मोमेंट पर अचानक से ऐसे हिल जाएगा। अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो होता है ब्रीदिंग कंट्रोल। साइड टारगेट पे अलाइन करने के बाद आपको एक डीप ब्रेथ लेनी होती है, उसके बाद एक्सहेल करना होता है। एक्सहेल करने के बाद जो आपको अपना शॉट लेना होता है, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी गन ऐसे कांपने लग जाती है। यहाँ पर आप अपना शॉट ना वेस्ट कर दीजिए, आप एक डीप ब्रेथ फिर से ले सकते हो और एक्सहेल करो, और उसके बाद आपको जो विंडो मिलता है उसमें अपना शॉट ले लो, इससे पहले आपकी गन वापस शेक करने लग जाए ऐसे। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, ऐसे नेचुरली स्किल्स नहीं बनती, आपको प्रैक्टिस से ही बनानी पड़ती है। चलिए अब मैं आपको राइफल ज़ीरो करना सिखाता हूँ। ये आपका होता है विंडेज, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसे या ऐसे विंडेज होता है, और ऊपर या नीचे साइड का मूवमेंट होता है एलिवेशन। और अगर आपके शॉट्स आप जहाँ चाहते हो वहाँ ना लग रहे हो, तो इसे एडजस्ट करने की हर गन में, मोस्ट गन्स में सुविधा दी होती है। राइफल्स में तो मोस्टली सारे मॉडल्स में आती है, पिस्टल्स का कभी कभी लिमिटेड होता है। तो अगर आपको साइड को हिलाना है हॉरिजॉन्टली या लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट एंड राइट हिलाना है, तो उसके लिए ये विंडेज नॉब्स आते हैं जिनको आप घुमा सकते हो। मैं अभी नहीं घुमा सकते क्योंकि मुझे इसके लिए स्क्रू लूज़ करना पड़ेगा। ये ज़ीरो होल्डर होता है, इससे आपका ज़ीरो वाइब्रेशन से लेफ़्ट या राइट नहीं जाता। और एलिवेशन नॉब जो होता है, देखिए ये आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अगर आप ऐसे ऐसे लूज़ करते हो इसको, तो थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा सा फ्रिक्शन देगा और आपका साइड अपैरेटस ही ऊपर आने लग जाएगा। देखो आप देख सकते हो रेज होने लग गया थोड़ा बहुत ये। अगर आपके शॉट्स बहुत ज़्यादा नीचे लग रहे हो, तो आप इसको पूरे साइड अपैरेटस को रेज़ करके, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसको रेज़ करके आप कंपनसेट कर सकते हो। तो यूजुअली आप ऐसे रेज इसलिए करते हो ताकि आप लॉन्ग रेंज में मार पाओ, जहाँ आपके बुलेट ड्रॉप के कारण आपके शॉट्स नीचे लगते हैं। तो देखिए आप अगर एम करते हो बुलजाई के ऊपर, आपकी पैलेट राइट की तरफ जाके लगती है, बुलजाई पे नहीं लगती, थोड़ा राइट में लगती है। तो आप इस अपैरेटस को हिला के अपने साइड के पूरे सिस्टम को आप लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा करोगे कंपनसेट करने के लिए, और फिर आप चलाओगे तो आपकी पैलेट जाके सेंटर में लगेगी जहाँ आप एम कर रहे हो। ज़ीरोइंग का सिस्टम यही होता है, जहाँ आप चाहते हो करेक्शन करना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइए। ज़ीरोइंग का यही मेरा गोल्डन रूल है। साइट अलाइनमेंट अगर ठीक से ना हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया रेफरेंस के लिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सुनने में भले ही बहुत ही अजीब लगेगा, पर अपनी स्प्रिंग पिस्टन गन में से अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उसे पकड़ने का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है। आपको यूजुअली अपने एयर राइफल को एक लाइट ग्रिप से पकड़ना चाहिए ओवरऑल। अगर आप उसे दबोच के रखें, बिल्कुल अपने कंधे में टाक के रखें, तो उससे एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। इस टाइप की होल्ड को हम लोग आर्टिलरी होल्ड बोलते हैं। ऑनलाइन से काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर गन नेसेसरीली सेम स्टाइल नहीं प्रेफर करती, हर गन की यूनिक प्रेफरेंस होती है। जैसे कि मेरी SDB-35 जो आर्टिलरी होल्ड में बहुत गंदा परफॉर्म करती है। फिलहाल इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि ये वाली ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो स्टे ट्यून्ड। कभी भी कॉक्ड राइफल के ट्रिगर के आसपास उंगली तक नहीं रखनी चाहिए। गलती से भी अगर दब जाए ट्रिगर, तो गन परमानेंटली ख़राब हो सकती है, बैरल बेंट हो जाएगा ऐसे की तरह। सेकंड मिस्टेक जो होती है, कभी भी अपनी एयर राइफल को कॉक्ड रखना नहीं चाहिए। हमेशा इसे अनलोडेड और अनकॉक्ड रखना चाहिए। जब शूट करने से पहले ही इसे कॉक करना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए कॉक्ड रखोगे तो उसका स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा और इसकी गैस, अगर गैस सिस्टम के केस में गैस लीक भी हो सकती है। मिस्टेक नंबर 3 में कभी भी एयर राइफल खाली फायर नहीं करनी चाहिए। उससे आपके इंटरनल कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं और उसके सील्स ख़राब हो सकते हैं, जो एयर टाइट सील जो होता है अंदर। फोर्थ मिस्टेक है, जो एक माइनर मिस्टेक है, कभी भी अपनी एयर राइफल की एक्यूरेसी पहले कुछ शॉट्स में ना जज कीजिए। खासकर आउट ऑफ द बॉक्स एयर राइफल जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है, उनकी एक्यूरेसी आपको अक्सर बहुत ख़राब मिलेगी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ब्रेकिंग इन ऑफ एन एयर राइफल। उसमें आपको 400 से 500 शॉट अपनी एयर राइफल में चलाते हो, उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी असेस करते हो। एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है बिगिनर्स के अंदर कि वो सिर्फ पावर देख के ही एयर राइफल लेते हैं। पावर के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपको देखने चाहिए। मिस्टेक 6 होगी बिना रिसर्च किए अपनी एयर राइफल पे स्कोप लगा देना। एयर राइफल की वाइब्रेशंस और रिकॉल के पैटर्न्स बहुत अलग होते हैं।
तो आपको स्कोप को डैमेज से बचाने के लिए एक स्प्रिंग लोडेड माउंट लेना होता है, जिसे बोलते हैं ZR माउंट। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नाइट्रोबेसिन आपके स्कोप को डैमेज नहीं करती, पर ये गलत है। आपको उसके लिए भी ZR माउंट लेना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 7 होती है कि अपना बिल कभी आपको नहीं खोना चाहिए, हमेशा से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 8 होगी मेंटेनेंस को नेगलेक्ट करना। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड गाइड जल्दी निकालूंगा, स्प्रिंग पिस्टन के 2 टाइप के मैकेनिज्म्स के बारे में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप ये गाइड आपके लिए यूज़फुल थी। ऐसे मैं कई गाइडें निकालने वाला फ्यूचर में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।